हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। दोस्तों, आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का बीए फाइनल ईयर का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर सेकंड का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके दोस्तों हमारा एक और यूट्यूब चैनल है राजेश सर इंग्लिश इज़ ईजी। इसमें आप लोगों को बेसिक एंड एडवांस ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया जाता है। ओके, फिर इस क्रम में चलते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का आंसर क्रमांक क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट क्या है? सांख्यिकी का अर्थ, महत्व और इसकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है, उसका महत्व क्या है, फिर उनकी क्या क्या सीमाएं हैं, कमियां क्या हैं, उसको आपको परिभाषित करते जाना है। ओके, तो इस क्रम में तो ये अर्थ है जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने हिसाब से इसको अर्थ क्या बोलते हैं, इसको परिभाषा दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। फिर नेक्स्ट है सांख्यिकी का कार्य। सांख्यिकी का क्या कार्य है, क्या यूज़ है ना? तो आप लोग स्टैटिक्स के बारे में जानते हैं। जो सबसे बड़ी संस्था है हमारे इंडिया की CSO है ना, तो ये डाटा कलेक्शन का काम करती है। ओके, और उसको क्या बोलते हैं, डाटा को छापने मतलब प्रकाशित भी करती है। NSSO एक और संस्था है जो कलेक्शन करने का काम करती है ना। तो ये है हम लोगों सांख्यिकी का जो क्या बोलते हैं संस्था है ये। तो सांख्यिकी का क्या अर्थ है, उसका महत्व क्या है, ये आप लोगों के सामने आ रहा है। तो इस क्रम में आप लोग देखते जाइए, ये उसके सिक्वेंसली यूज़ हो रहा है। तो उसका महत्व क्या है, शॉर्ट में मैं बताऊँ मैं अपने शब्दों में। तो सांख्यिकी का महत्व ये है कि जैसे कि हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं ना, तो डाटा ही सांख्यिकी कहलाता है। तो उसको कलेक्शन करते हैं तो पता चलता है कि क्या अवस्था समाज में क्या कंडीशन है। जैसे कि जनगणना होती है तो उससे पता यह चलता है कि देश की ग्रोथ क्या है ना, जनसंख्या किस तरीके, कितने साक्षर हैं, कितने लिंगानुपात है ना, कितने साक्षर है, कितने मतलब गरीब हैं, और बहुत सारे डाटाओं का हम लोगों के सामने कलेक्शन आता है। किस राज्य की आबादी किस प्रकार है, वृद्धि दर किस प्रकार हो रही है। तो इस हिसाब से हम लोगों को जो योजनाएं बनाने में हमें आसानी होती है ना। क्षेत्रों के हिसाब से योजनाएं बनाने में काफ़ी मदद साबित होती है। तो इस प्रकार से ये सांख्यिकी का लाभ होता है। ओके, फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ है, जिसमें कि यूनिट नंबर 2 में हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है, ये आंकड़े दिए हैं जिनकी माध्यिका की गणना करना है। ओके, तो सॉरी, इसमें और वाला जो क्वेश्चन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं, इसका मध्य, तो फिर क्या है, मध्यक तथा बहुलक के विषय में लिखना है। ओके, तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने आंसर स्लाइड होते जा रहा है, इसको आप लोग देखिए और नोट डाउन करते जाइए। दोस्तों मुझे आप लोगों को एक सूचना देना है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है राजेश सर इंग्लिश इजी, जिसमें कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अगले मंथ से यानी कि जुलाई से क्या बोलते हैं इंग्लिश का एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें बेसिक एडवांस ग्रामर का कोर्स कराया जाएगा। ओके, और स्पोकन का भी कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग उस चैनल में जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और क्या बोलते हैं है ना, नोटिफिकेशन आएगा, वीडियो डालेंगे हम लोग तो बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन उससे मिलते रहे, है ना। तो ये आप लोगों के सामने आंसर इसका यूनिट नंबर 2 का स्लाइड होते जा रहा है, आप लोग देखते जाइए और अपने आंसर शीट में इसको आंसर को लिखते जाइए, है ना। सांख्यिकी विश्लेषण का आधार, भावी योजनाओं का आधार, गणितीय क्रियाओं का आधार, निर्णय लेने में सहायक, ये किस प्रकार से। तो फिर के नेक्स्ट है श्रेष्ठ या आदर्श माध्य के आवश्यक गुण क्या क्या होते हैं, उसके तत्व, स्पष्टता में निश्चितता, निश्चित संख्या, सरलता, गणितीय प्रयोग आसान होता है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं फिर उच्चावचन मूल्य अभाव, समस्त पदमानों पर आधारित होता है, निरपेक्ष रूप में होते हैं, स्थायित्व होते हैं। ओके, फिर भूयिष्ठक या बहुलक के अर्थ हम परिभाषा लिखना है, तो ये उसकी परिभाषाएं हैं, है ना। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो ये क्या है, बहुलक के उसके गुण है ना। तो सरल एवं लोकप्रिय होता है, चरम मूल्यों का पर कम प्रभाव होता है,
बिंदु रेखी निर्माण का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व, स्थिर, सर्वाधिक संभावित, है ना। फिर उसका दोष भी देखना है। बहुलक के अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है, चरम मूल्यों की अपेक्षा होती है, समान वर्गांतरण एवं वर्ग विस्तार का प्रभाव होता है, बीजगणितीय इसमें प्रभाव होता है बहुलक की। फिर क्रमानुसार रखना एवं आवश्यक होता है। फिर बहुलक की कुछ उपयोगिताएं दिए गए, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, जिसमें है यूनिट नंबर 3 का अथवा वाला क्वेश्चन। ओके, तो यूनिट नंबर 3 के अथवा वाले क्वेश्चन क्या है जी, ये है क्वेश्चन नंबर ब। तो वो क्या है, कुर्टोसिस या फिर पृथुशीर्षत्व। तो इसको आप लोगों के सामने आंसर कर रहे हैं, जो कि अलग अलग क्या बोलते हैं, है ना, अर्थशास्त्रियों के माध्यम से उसको परिभाषित किया गया है। ये ग्राफ बनाकर उसको शो किया गया है। ये ग्राफ भी आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, है ना। ये सी टाइप का उसका ग्राफ बनता है। फिर उसका माप का ये जो इक्वेशन क्रिएट किए गए, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा यूनिट नंबर 3 का स। ओके, तो स क्या बोलता है, अपकिरण विस्तार। अपकिरण विस्तार को आपको परिभाषित करना है। ओके, तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने देखो, अब गुप्ता जी हैं, डी एवं बाहुले के अनुसार से इसको अलग अलग से रूप से परिभाषा दिया गया है। ओके, माध्य विचलन के गुण क्या है, मूल्यों पर आधारित होता है, सरल गणना की जा सकती है, किसी भी विचलन संभव हो सकता है, समूह मूल्यों की महत्व होती है और विश्वसनीयता का अभाव होता है, माप की अनिश्चितता होती है। ये सब चीज़ें क्या है उनके, ये दोनों दोष है उसके और वो गुण थे, है ना। फिर देखते हैं हम लोग ये उसके दोष में चिन्हों का परित्याग, निश्चितता और गणितीय नियमों का पालन, है ना, प्रमाप, कठिन, निम्न, ये सब होते हैं। अपकिरण का क्या महत्व है, ये आप लोगों के सामने दिख ही रहा है। फिर अपकिरण मापने की क्या क्या रीतियाँ होती है, ये इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तो ये इक्वेशन बनाया गया है हाईएस्ट क्या बोलते हैं, अपकिरण मापने की रीतियों में हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू, है ना। तो ये क्या है, चतुर्थक विचलन का ये जो थ्योरम दिया है उसको नोट डाउन कीजिए। चतुर्थक विचलन का क्या प्रयोग होता है उसको दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों ये आप लोगों के सामने इक्वेशन जो बना हुआ है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए, अपने आंसर शीट में मेंशन करते जाइए, है ना। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार से लाभप्रद हुआ, किस प्रकार से आप लोगों को फ़ायदे हुए और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अपकिरण तथा विषमता में अंतर आप लोगों के सामने इस प्रकार से ये पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने स्लाइड हो रहा है, इसको देखिए। फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न के क्रम में देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है जी, स्पीयरमैन की कोटि अंतर्रीति क्या है। तो ये स्पीयरमैन की कोटि अंतर्रीति है, जिसको अर्थशास्त्रियों के माध्यम से समझाया गया है, उसके हिसाब से आप लोग लिखिए। फिर ये क्या है, उसका संबंध हम स्थापित करने वाली है, उसको भी ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन को आप लोग क्या बोलते हैं, नोट डाउन करते जाइए। फिर देखते हैं स्पीयरमैन रीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, तो ये उसकी विशेषताओं में शामिल है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए, है ना। तो ये विशेषताओं में सरल है, केवल क्रम, फिर क्या है, अनियमितता सामग्री होने पर उपलब्ध जहाँ पदों का मूल्य पूर्ण शुद्ध हो, ऐसे इस प्रकार से आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ब, संभाव्य त्रुटि या विभ्रम। तो संभाव्य विभ्रम और उसके त्रुटि को बताना है आपको। तो ये इस प्रकार से आप लोगों के सामने कार्ल पियर्सन के अनुसार से उसको बताया गया है, उसकी त्रुटि या विभ्रम को। तो ये आप लोग नोट डाउन करते जाइए। फिर इसमें बताया गया स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मतलब प्रमाप विभ्रम क्या होता है उसको बताया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। संभाव्य विभ्रम और प्रमाप विभ्रम में क्या डिफरेंस होता है, इसको आप लोगों के 2 कॉलम बना के आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको। फिर चलते हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, यह क्या होता है, इसको थ्योरेटिकल और मतलब इक्वेशन के माध्यम से बताया गया है। तो ये इक्वेशन आप लोग नोट डाउन करते जाइए।
फिर कार्ल पियर्सन के सहसंबंधक गुणांक से के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, जैसे कि सह विचरण का अच्छा माप होता है, फिर दिशा का मान रहता है ना, फिर सीमाओं की मात्रा ज्ञान, फिर आवृत्ति महत्व, कार्यकरण संबंध नहीं बताता, आदर्श माप, गणना कठिन होता है। तो फिर अगला देखते हैं परिणाम की निर्भरता की आवश्यकता। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की परिकल्पनाएं क्या क्या है, तो इसकी परिकल्पनाएं हैं जो आप लोगों के सामने पॉइंट टू पॉइंट है, उसको नोट डाउन कीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें यूनिट नंबर 5 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 5 का जो है ये आप लोगों के सामने है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ना। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, इसको आप लोगों को ये दिखाया गया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, तो तुलनात्मक माप होता है, विशिष्ट प्रकार का माध्य होता है, मिश्रित एवं जटिल परिवर्तनों का माप होता है, समूह की सामान्य ये जानकारियाँ देती है। फिर निर्देशांक की रचना विधि की प्रक्रिया बताना है, अथवा सूचकांक बनाने में उत्पन्न क्या क्या समस्याएं क्रिएट होती है, जैसे कि निर्देशांक का उद्देश्य होता है प्रतिनिधित्व वस्तुओं का चुनाव, मूल्यों का चयन, आधार वर्ष का चुनाव, उपयुक्त माध्य का चुनाव, ये इनकी क्या है सीमाएं होती है। फिर देखते हैं भार देने का ढंग, फिर उपयुक्त सूत्र का चुनाव। ये जो आप लोगों के सामने क्रम से जो स्लाइड शो हो रहा है, इस आधार पे आप लोग आंसर को नोट डाउन करते जाइए। निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर है ना, तो जिसमें कि तुलनात्मक अध्ययन किया है, फिर जटिल तथ्यों का सरलीकरण, फिर समान मूल्य होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, ओके। फिर भावी आर्थिक प्रवृत्ति की ओर संकेत है, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, इस प्रकार से इसका पॉइंट दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए, है ना। फिर चलते हैं सूचकांक के उद्देश्य, उपयोगिता एवं महत्व, इसका क्या यूज है, जटिल तथ्यों को आसान बनाता है ये, ओके। और देखते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति का अनुमान करता है, कृषि एवं उद्योग के विकास की दिशा का गति का ज्ञान देता है, आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को सूचना देता है। फिर उसकी सीमाएं है ना, तो निर्देशांक इसका सीमाएं क्या है, शुद्धता की कमी होती है, वास्तविकता से दूर होता है, उद्देश्य में अंतर होता है, आधार वर्ष के चुनाव में पक्षपात होता है, और इस प्रकार से इसकी क्या है सीमाएं हैं। फिर आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है काल श्रेणी के घटक। तो काल श्रेणी के क्या घटक होते हैं, इसमें दो प्रकार से दिखाए हैं, दीर्घकालिक प्रवृत्ति या उपनीति, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, अल्पकालिक उच्चावचन, जिसमें नियमित उच्चावच, जिसके अंदर है आवर्त विचरण, और चक्रीय उच्चावच, अनियमित या दैव उच्चावच, है ना। तो दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल है, आप आगे बढ़ें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। तो दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों का दिन अच्छा हो, पेपर अच्छा जाए, थैंक यू।